हेलो दोस्तों, जीके 50 सीरीज के पार्ट 10 में आज मैं लेके आया हूँ मौर्य काल के खंड 2 में 70 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को जो है नागार्जुन गुफा प्रदान की। अगला सवाल है अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला सवाल है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अगला सवाल है भारत में शिलालेख का प्रचालन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का प्रचालन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो अशोक के अभिलेखों में जो है ब्राह्मी या खरोष्ठी ग्रीक एवं अरमाइक जो लिपि का प्रयोग होता है। अगला सवाल है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। अगला सवाल है अरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरोष्ठी लिपि के अभिलेख जो हैं वह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में प्राप्त हुए। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं वह शेष भारत में प्राप्त हुए। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अशोक के अभिलेखों को जो है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अगला सवाल है अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज जो है वह 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। पादरेटी फैनथेलर। अगला सवाल है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या जो थी वह थी 14। अगला सवाल है अशोक के शिलालेख पढ़ने सबसे पहली सफलता किसे मिली? पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली अशोक के शिलालेख को पढ़ने में? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अगला सवाल है अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई? तो अशोक के जो है पहले शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई। अगला सवाल है किस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? तो 7वें एवं 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अगला सवाल है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है वह है 7। अगला सवाल है अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? तो अशोक के स्तंभ लेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में है। अगला सवाल है कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला सवाल है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वह है रुम्मी देई। अगला सवाल है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगला सवाल है अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो है वह शान ए कुना या कंदहार अभिलेख जो है वह ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में चर जो है वह जासूस को कहा गया है। अगला सवाल है अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों के प्रांतों की संख्या जो थी वह 5। अगला सवाल है अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगला सवाल है प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? प्रांतों के प्रशासक जो है वह कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे।
अगला सवाल है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला सवाल है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अगला सवाल है, अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अगला सवाल है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अगला सवाल है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आवेद मात्रक कहा जाता था। आदेव मात्रक स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीव कहा जाता था। रूपाजीव। अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या की थी? तो वह शासक था अशोक। अशोक जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमीम की हत्या की थी। अगला सवाल है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कारुवाकी। अगला सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। अगला सवाल है, मौर्य सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या था? मौर्य सम्राट अशोक का अन्य नाम देवान प्यादसी था। अगला सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने जो है वह बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अगला सवाल है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची जो है वह बौद्ध कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वह है अशोक। अशोक शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वह है प्राकृत। अगला सवाल है, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह स्तंभ भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में अशोक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक शिलालेख जो है वह कालसी में स्थित है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह हाथी गुफा अभिलेख में है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है वह है सहगोड़ा अभिलेख। अगला सवाल है, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है वह एरन अभिलेख शासक मनुगुप्त से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो है वह भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगला सवाल है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है।
अगला सवाल, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में कारसापन कहा जाता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वह यवन शासकों ने किया। अगला सवाल है, कौन सा मौर्य राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वह था अशोक। अशोक जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अगला सवाल है, अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? तो अशोक के जो है दूसरे और 13वां शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, दूसरे और 13वें। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की। अगला सवाल है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वह थी तिस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तिस। अगला सवाल है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। अगला सवाल है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। विष्टि क्या है? तो विष्टि है मौर्यकालीन बेगारी। अगला सवाल है, अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में क्या विशेषता थी? तो अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में जो थी पैतृक निरंकुशवाद, यही विशेषता थी। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला सवाल है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, बृहद्रथ की हत्या कब और किसने की? तो उसके बृहद्रथ की हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व की हत्या। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।